गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज है हमारे सीआरपीसी का लेक्चर 1। हमारा जो पर्पज़ है इस लेक्चर सीरीज़ को चलाने का वो ये है कि आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन प्रॉपरली हो सके एंड अपने इस लेक्चर सीरीज़ में हम एक एक करके सारे के सारे उन सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे जो कि जुडिशरी स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, so today we are going to start our lecture with Code of Criminal Procedure 1973। ठीक है, अब जो ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है आपको ये शायद अच्छे से पता होगा कि इसको रिप्लेस कर दिया गया है बाय द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, अब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर रिप्लेस हो चुका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से। हम इन दोनों लॉज को अच्छे से पढ़ेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे, सारे प्रोविजंस को साथ में रिलेट करेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और एग्जाम में अगर कोई भी कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछता है, कोई कंपैरिजन वाला क्वेश्चन पूछता है तो उसको आपको अटेम्प्ट करने में ज़्यादा डिफिकल्टी ना आए। ठीक है, सो दिस इज आवर पर्पस। सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहले तो एक चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ बीएनएसएस क्या सीआरपीसी पूरी तरह से रिडंडेंट हो चुका है, मतलब अब इसका कोई मतलब रह ही नहीं गया है, कोई यूज रह ही नहीं गया है। तो एक चीज याद रखिएगा दैट बीएनएसएस हैव अ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, चीज़ों को एकदम बेसिक से समझेंगे। ठीक है, एकदम शुरू से समझेंगे ताकि आपको कुछ भी समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, अब प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? अब नाउ देयर आर टू टर्म्स। ठीक है, दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। अक्सर होता क्या है कि हम जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होते हैं ना उनको स्किप कर देते हैं, और उनको स्किप करने से प्रॉब्लम क्या अराइज होती है कि हम जो कंसेप्ट है उसको प्रॉपरली ग्रास्प नहीं कर पाते। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द संहिता एंड द कोड। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। अब सपोज कोई लॉ है, ठीक है, कोई लॉ है, वो इनैक्ट हुआ 2023 में, ले लीजिए, हम बीएनएसएस को ही ले लेते हैं। ठीक है, इफ द लॉ हैज बीन इनैक्टेड इन 2023, अगर हम कहते हैं कि उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, मतलब कि अगर हम कहते हैं कि उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, दैट मीन कि वो जो लॉ है वो पुराने सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस पे भी अप्लाई हो जाएगा। मतलब सपोज इफ देयर इज ए कोई प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में, ठीक है, कोई केस चल रहा है, वहां पर सीआरपीसी का प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, उसको वहीं पे छोड़ दिया जाएगा, वो जो प्रोसीजर है उसको हटा दिया जाएगा और वहां पर बीएनएसएस का प्रोसीजर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि सीआरपीसी का प्रोसीजर खत्म कर दिया जाएगा और उसी जगह से बीएनएसएस का प्रोसीजर अप्लाई हो जाएगा। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव? अब सपोज सेम लॉ है, ठीक है, सेम लॉ है विच इज इनैक्टेड इन 2023। नाउ प्रोस्पेक्टिव सिग्निफाइज कि वो जो लॉ है इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट दैट इट हैज बीन इनैक्टेड, from the date that it has been enacted. अब 2000, अब suppose the law has been enacted from hypothetically 1st July 2023. ठीक है, तो 1st July 2023 के बाद जितने भी केसेस आएंगे, जितने भी उस पर्टिकुलर लॉ से रिलेटेड केसेस आएंगे वो सिर्फ उन पे अप्लाई होगा। उससे पहले जितने केसेस एक्टिव होंगे वहां पर वो पुराना वाला ही कानून अप्लाई होगा जो उसका एंटीसीडेंट होगा। ठीक है, वही वाला कानून ही अप्लाई होगा, नया कानून अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 years आई वुड से सीआरपीसी वुड स्टे रेलेवेंट। सीआरपीसी वुड स्टे रेलेवेंट। व्हाई? बिकॉज द लॉ हैज बीन प्रॉपरली इनैक्टेड इन 2023। मतलब बिल तो 2023 में पास हुआ, फिर 2024 से ये लॉ एक्टिव हो गया, मतलब इसका प्रोक्लेमेशन हो गया। ठीक है, तो उससे पहले के जितने भी केसेस हैं, ठीक है, उससे पहले के जितने भी केसेस हैं क्रिमिनल प्रोसीजर वाले, वहां पर सीआरपीसी ही अप्लाई होगा बिकॉज अब वही प्रोसीजर है, वही फॉलो होगा। एंड बीएनएसएस का एक प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। सो आई गेस यू गाइस हैव अंडरस्टूड व्हाट
we meant by retrospective and prospective. Now the second question is, what is procedural law? What is procedural law? इसमें एक और एडिशन कर देते हैं, what is procedural law and substantive law. देखिए, प्रोसीजरल लॉ को समझने के लिए आपको पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोसीजरल की सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है. बिना सब्सटेंटिव लॉ को समझे आप प्रोसीजरल लॉ समझ नहीं पाएंगे. तो देखिए, सब्सटेंटिव लॉ क्या करता है. सब्सटेंटिव लॉ, it provides for the rights and duties of individuals. ठीक है. तो सब्सटेंटिव लॉ क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है राइट्स एंड ड्यूटीज. क्या राइट्स एंड ड्यूटीज. अब सपोज आईपीसी है, ठीक है. अब आईपीसी में सेक्शन 302 है, ठीक है, मर्डर का जो सेक्शन है. तो अब उस सेक्शन को अगर आप पेरूज करें, उसको अच्छे से देखें, तो व्हाट यू विल गेट, व्हाट यू वुड अंडरस्टैंड कि इट्स अ सब्सटेंटिव लॉ. हाउ इट इज अ सब्सटेंटिव लॉ? बिकॉज ये इंडिविजुअल्स पे एक तरीके का ऑब्लिगेशन डाल रहा है, एक तरीके का ड्यूटी डाल रहा है कि यू शुड नॉट कमिट मर्डर. अगर आप मर्डर कमिट करते हो तो व्हाट वुड हैपन, आपको या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है या फिर आपको डेथ पेनल्टी अवॉर्ड किया जा सकता है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, दिस इज वेरी क्लियर है ना. तो राइट्स एंड, अब देखो, अब अगर एक पर्सन पे एक ड्यूटी इंपोज किया जा रहा है, तो ड्यूटी क्यों इंपोज किया जा रहा है? क्योंकि दूसरे पर्सन के पास राइट है, उसके पास ये राइट है, राइट टू लाइफ है अंडर आर्टिकल 21. ठीक है, राइट टू लाइफ है कि भाई मेरा मर्डर ना करो, मेरा मर्डर मत करो, ये मेरा राइट है कहीं ना कहीं, मेरे को मारो मत. अगर मारोगे तो बेसिकली यू आर इन्फ्रिंजिंग अपॉन माई राइट्स. ठीक है, एंड यू आर इन्फ्रिंजिंग योर ड्यूटी. सो दिस इज वॉट सब्सटेंटिव लॉ इज. नाउ अब सपोज किसी ने अगर इस अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया और किसी के राइट्स को इन्फ्रिंज कर दिया. सपोज ए हैज किल्ड बी. सपोज ए हैज किल्ड बी. ठीक है, ठीक है. तो अब हमें यह समझना है, अब सपोज ए ने बी को मार दिया, तो यहां पे क्या हुआ, जो बी का राइट था, ठीक है, राइट टू नॉट गेट मर्डर्ड, यू कैन कॉल इट इन दैट मैनर. ठीक है, राइट टू बी नॉट टू गेट मर्डर्ड. तो अब ए ने बी को मार दिया. अब ए ने अगर बी को मार दिया जान से, तो यहां पर बी का राइट इन्फ्रिंज हुआ. ठीक है, और जो ए पे ड्यूटी थी उसने उसका वायलेशन किया. ठीक है, तो बेसिकली यहां पर कहीं ना कहीं ऊपर से देखा जाए तो एक ऑफेंस तो हुआ है, मतलब समथिंग हैज हैपेंड. ठीक है, तो अब अगर ए ने बी को मारा है, तो हम इस चीज को प्रॉपरली इन्फोर्स कैसे करेंगे? अब हमें यह पता है कि अगर आप मर्डर करते हो तो आपको या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगा और डेथ पेनल्टी मिलेगा. ठीक है, ये हमें क्लियर है कि या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगा या तो डेथ पेनल्टी मिलेगा. लेकिन द क्वेश्चन इज कि अगर ये आपको अवॉर्ड किया जाएगा एज ए पनिशमेंट इफ यू कमिट अ मर्डर, सो ये पनिशमेंट कैसे जाएगा? ये पनिशमेंट का प्रोसेस क्या होगा? आखिर उस पनिशमेंट तक उस इंसान को पहुंचाया कैसे जाएगा? आखिर ये पता कैसे लगाएं कि ए ने ही बी को मारा है? ये तो चलो एक सब्सटेंटिव राइट हो गया कि ए ने बी को मारा तो वो उस पर मर्डर के चार्जेस लगेंगे एंड लाइक उसको डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट अवॉर्ड किया जाएगा. बट द क्वेश्चन दैट कम्स इज कि हम ये चीज़ करेंगे कैसे? हम ए को उस जगह तक पहुंचाएंगे कैसे कि उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी मिले? सो दैट वी विल डू वाया प्रोसीजरल लॉ. ठीक है, ठीक है. बेसिकली हम कह सकते हैं, इसको आसान शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो, कि प्रोसीजरल लॉज आर सच थ्रू विच substantive laws can be enforced. ठीक है, and substantive laws are those that provides for rights
एंड ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, आई गेस इट इज़ वेरी मच क्लियर। अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हमें ये क्लियर हो गया कि प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, हमें ये क्लियर हो गया कि रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है। सो नाउ वी विल प्रोसीड। ठीक है, वी विल प्रोसीड विद द टॉपिक दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड jurisprudential essence of CRPC, या फिर इन ऐसे कर लेते हैं BNSS। ठीक है, अभी अपने पहले लेक्चर में ना हम इतना इन डेप्थ प्रोविजंस को शुरू नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बस ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं कि CRPC में चीज़ें क्या हैं। ठीक है, अब सवाल ये आता है, लाइक हम लोग कोई भी अगर लॉ पढ़ते हैं, कोई भी लॉ उठा लो आप, CPC, CRPC, TPA, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कोई भी लॉ उठा लो, दैट लॉ मस्ट कंप्लाई विद द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी लॉ विच हैज बीन इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट और लाइक एनी लॉ विच इज यू कैन कॉल इट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा का है, दैट मस्ट कंप्लाई विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स है ना, उससे सारे लॉज को कंप्लाई करना है। नाउ द क्वेश्चन इज why every other law has to comply with the principles of the constitution? Why? Because the constitution is the grand norm. ठीक है, it is the top law। ठीक है, मतलब क्या ग्रैंड नॉर्म क्या होता है? ग्रैंड नॉर्म बेसिकली एक फिलॉसफी है, एक तरीके का कंसेप्ट है, विच सेज एनी नॉर्म फ्रॉम एनी लाइक द टॉप नॉर्म फ्रॉम विच लाइक जो छोटे छोटे नॉर्म्स होते हैं वो अपनी पावर डिराइव करते हैं। ठीक है, लाइक नॉर्म, एक नॉर्म का मतलब सिद्धांत जो होते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे नॉर्म्स हैं जो उससे अपनी पावर को डिराइव करते हैं। मतलब ये जो नॉर्म्स है ना, ये जो सिद्धांत है, दैट कैन नॉट इन्फ्रिंज द ग्रैंड नॉर्म, they cannot go against the grand norm, they must have to comply with the principles of the grand norm। और आसान शब्दों में अगर समझे तो जितने भी लॉज होते हैं, जो भी मतलब पार्लियामेंट इनैक्ट किया है इन द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एरा या फिर इन द प्री कॉन्स्टिट्यूशन एरा, ठीक है, वो अपनी पावर को डिराइव करते हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, दे डिराइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ही पार्लियामेंट को एम्पावर किया है कि आप ये सारे के सारे लॉज बना सकते हो। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पार्लियामेंट को एम्पावर किया है कि आप ये सारे लॉज बना सकते हो, तो ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशन एक चेक भी रखेगा कि ठीक है आप बना सकते हो, लेकिन आप कानून को उसी तरीके से बनाओगे जो मेरे सिद्धांतों को फॉलो करे, जो मेरे प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। अगर उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो दैट लॉ विल बी स्ट्रक डाउन। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं कि कौन कौन से बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है दैट एवरी लॉ मस्ट कंप्लाई विथ। द फर्स्ट वन इज रीजनेबलनेस। ठीक है, सेकेंड इज नॉन आर्बिट्ररीनेस। ठीक है, देन देयर इज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसमें आपका एक आ जाता है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। ठीक है, कई सारे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस होते हैं, उनको हम लोग धीरे धीरे ब्रीफली कवर करेंगे। ठीक है, एंड देन देयर इज यू नो लाइक फेयरनेस, दैट एवरी प्रोसीजर मस्ट बी फेयर। ठीक है, इट मस्ट बी ड्यू प्रोसेस, वो सब अभी आप आगे समझेंगे धीरे धीरे। ऊपर से बस अभी इतना समझ लीजिए कि एनी लॉ विच हैज बीन इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट मस्ट कंप्लाई विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई? बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रैंड नॉर्म, इट इज द टॉप लॉ फ्रॉम विच द अदर लॉज डिराइव देयर पावर। ठीक है, अब जब अदर लॉज अपनी पावर ही उस पर्टिकुलर नॉर्म से डिराइव कर रहे हैं, तो वो अदर लॉज उसको ओवरराइड थोड़ी कर सकते हैं। दे मस्ट हैव टू कंप्लाई विद द प्रिंसिपल्स, उसको ओवरराइड थोड़ी कर सकते हैं वो सारे के सारे लॉज। ठीक है, तो अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक दो डिसीजंस को पढ़ लेते हैं दैट हैज टॉक्ड अबाउट कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं दैट मस्ट बी कंप्लाइड विथ। ठीक है, द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट इज केशवा
नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसका जजमेंट कब आया था? इसका जजमेंट आया था 24 ऑफ अप्रैल 1973, 24 ऑफ अप्रैल 1973 बाय अ 13 जज बेंच, ठीक है। एंड A.K. सिकरी, जस्टिस A.K. सिकरी वॉज द CJI एट दैट टाइम, ठीक है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन लाइक व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स इन मेंस आपको मेंशन करनी चाहिए, बिकॉज ये आपके आंसर को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगी एंड आपके आंसर का वजन भी थोड़ा बढ़ जाता है जब आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो तो, ठीक है। अब मेरे ख्याल से केशवानंदा भारती केस, मेरे ख्याल से जितने लोग ये लेक्चर देख रहे हैं सबको पता ही होगा केशवानंद भारती केस क्या है, उसकी रेलेवेंस क्या है, वाई दिस, इस केस को हर लॉ में क्यों रेफर किया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस हर लॉ में क्यों आ जाती है। कोई भी लॉ उठाओ ये घुस जाता है उसमें, केशवानंद भारती, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। बिकॉज इसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर लॉ है, इट हैज सेड दैट नो लॉ, जो ये पर्टिकुलर जजमेंट है यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन की थी वो ये थी कि नो लॉ कैन बी वायोलेटिव of the basic constitutional principles, and it has to be fair, reasonable and non-arbitrary, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट इन हिज होलीनेस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। आप देख ही सकते हैं 13 जज बेंच बैठी थी, ठीक है। 13 जज बेंच बैठी थी केशवानंद भारती में। ये आज तक के इतिहास में लाइक आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन इनैक्टेड, इससे बड़ी जज बेंच आज तक नहीं बैठी है किसी भी केस में। दिस इज द लार्जेस्ट सिटिंग जज बेंच यू कैन से, जो कि किसी जजमेंट को प्रोनाउंस किया है, 13 जज बेंच, ठीक है। ये सब इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बट व्हेन इट कम्स टू मेंस आपको ये जजमेंट मेंशन करना पड़ेगा फॉर शोकेसिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ CRPC/BNSS, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया था कि नो लॉ कैन बी वायलेटिव ऑफ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड इट हैज़ टू बी फेयर, रीजनेबल एंड नॉन आर्बिट्ररी। अब जो ये इसमें ऑब्जर्वेशन की गई थी, जो इसमें ये आपका एक तरीके का रेशियो आया था, इट वॉज adopted by CRPC and then CRPC was enacted on 1st April 1974। बेसिकली CRPC ने जो भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया था सुप्रीम कोर्ट ने इन द केशवानंद भारती केस, उस प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट कर लिया था अपने अंदर, ठीक है। उस प्रिंसिपल को CRPC ने इनकॉर्पोरेट कर लिया था, ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट जजमेंट आता है दैट इज मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 सुप्रीम कोर्ट एंड 7 जज बेंच, PN भगवती वॉज द CJI, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट जजमेंट आता है दैट इज मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखिए, अब जो ये मनिका गांधी जो केस था, इसकी भी रेलेवेंस मतलब काफ़ी ज़्यादा है, केशवानंद भारती जितनी इसकी रेलेवेंस है, ठीक है। अब इसकी रेलेवेंस अगर हम लोग सही से समझे तो इसकी रेलेवेंस कहीं ना कहीं डिराइव होती है आर्टिकल 21 से, ठीक है। आर्टिकल 21 से इसकी रेलेवेंस डिराइव होती है, जो जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तो उसमें अच्छे समझाऊंगा कि मनिका गांधी की आर्टिकल 21 से क्या रेलेवेंस है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से क्या रेलेवेंस है, गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, उसको ब्रीफली अच्छे से समझाऊंगा। अभी बस आप एक एसेंस के तरीके से समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस क्या है CRPC का, इसकी रेलेवेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लाइक व्हेन इट कम्स टू अ कंपैरिजन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट एनी लॉ कैन नॉट बी merely a procedure established by law, ठीक है। It has to incorporate
it has to incorporate procedural due process, and hence the procedure has to be reasonable, non-arbitrary एंड फेयर। समझते हैं इसका मतलब क्या है। अब इतना तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 21 हमको देता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। द क्वेश्चन इज कि जो ये हमें फंडामेंटल राइट दिया गया है अंडर आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इज इट एब्सोल्यूट? इज द लॉ इज एब्सोल्यूट? क्या किसी भी सर्कमस्टेंस में आप राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल नहीं कर सकते? सो द आंसर इज नो, इट कैन बी कर्टेल्ड। इट कैन बी कर्टेल्ड बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि आगे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ? डज इट मीन कि अगर पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बना दिया, ठीक है, कोई भी लॉ बना दिया, कोई भी प्रोसीजर बना दिया, कोई भी सब्सटेंटिव लॉ पास कर दिया और बस कर दिया उसको पास, ठीक है, और वो आर्टिकल 21 को इन्फ्रिंज कर रहा है, कर्टेल कर रहा है, तो मतलब क्या इसका मतलब क्या ये है कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है और वो कोई भी लॉ पास कर सकते हैं फॉर कर्टेलिंग आर्टिकल 21? ठीक है, तो इसको लेके बड़ी लंबी कंट्रोवर्सी हुई थी, वो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए, इन मनेका गांधी इट वॉज इंटरप्रेटेड, ठीक है, इसको री इंटरप्रेट किया गया था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को, एंड दे केम टू द कंक्लूजन दैट इट इज नॉट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इट शुड बी रेड एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। It should be read as due process of law. The term due here signifies reasonability. Reasonability. What does it mean? This means कि any law which is curtailing the right to life and personal liberty cannot merely be a procedural established by law. It should be reasonable as well. वो law reasonable होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने मन मुताबिक ऑटोक्रेटिक वे में काम कर रहे हो, आप कोई भी लॉ पास कर दे रहे हो और उससे आप आर्टिकल 21 को इन्फ्रिंज कर ले रहे हो, तो ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। इवन जैसे आपका जो CRPC है, ठीक है, उसमें भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इनकॉर्पोरेट किया गया है, ठीक है, उसमें भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो आज का हमारा लेक्चर सीरीज यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या समझा? हमने समझा रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसको इन द ब्रीफली समझा। देन वी अंडरस्टूड व्हाट इज प्रोसीजरल लॉ एंड सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ इज बेसिकली वेयर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द इंडिविजुअल हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। प्रोसीजरल लॉ क्या बताता है कि अगर वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ को इन्फ्रिंज किया जा रहा है तो हम उसको इन्फोर्स कैसे कराएंगे, अपने राइट्स को इन्फोर्स कैसे कराएंगे, ठीक है। देन वी अंडरस्टूड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ CRPC, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन फॉर CRPC, इंटरप्रिटेशन फॉर CRPC।